क्या आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में जब आप स्टडी करने की सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस में चेंज आ रहे हैं। आगे जाके आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी होगी, कैरियर ऑप्शंस क्या रहेंगे, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में रहेंगे। तो आपके इस सारे सवालों के जवाब देने के लिए हम आपके सामने हाजिर है एक नया पॉडकास्ट सीरीज लेकर, जिसका नाम है सवाल ही सवाल है। और आज इस सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है बेहद ही खास मेहमान जो खुद ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करके आए हुए हैं और स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा नाम है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो आज हमारे साथ है सिद्धार्थ सर और मयूर सर, और वो हमें बताएंगे स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में A to Z सारी इंफॉर्मेशन आज हम आपसे लेने वाले हैं। स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से अभी हम बात करते हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट को ऑस्ट्रेलिया अभी पढ़ाई करने के लिए जाना है तो वो हाई डिमांड प्रोग्राम्स, हाई डिमांड कोर्स कौन से रहेंगे? अगर मैं बात करूँ हाई डिमांड कोर्सेज की, तो सबसे ज़्यादा सबसे मोस्ट फेवरेबल हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर जो भी है और सबसे हाई डिमांड में रहता है। मूविंग फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन, सिविल एंड आईटी कोर्सेज तो ऑलमोस्ट एवरी जगह पे है ही, रहते ही, राइट। मूविंग फॉरवर्ड सोशल वर्क ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा, जैसे कि सोशल वर्क प्रोग्राम जो हो गए, कम्युनिटी सर्विसेज के प्रोग्राम हो गए, एजुकेशन लेवल के जो भी पोस्ट सेकेंडरी वर्क हो गया, ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हो गया, ये सारे कोर्सेज बहुत ही फेमस है। कॉमर्स के लिए बात करें तो बिजनेस एनालिटिक्स अभी बूम पे, अकाउंटिंग, ये सारे कोर्सेज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ओके, तो ये जो कोर्सेज के बारे में आपने बताया, सो आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी, मान लो कि मैंने ये बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स कर लिया या हेल्थ केयर का कोई प्रोग्राम मैंने ले लिया, सो आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी टेंटेटिव मेरी सैलरी क्या हो सकती है इन ऑस्ट्रेलिया? टॉकिंग अबाउट सैलरीज, ये हेल्थ सेक्टर की सैलरीज बात करें तो $1 लाख प्लस आपका पैकेज ईयरली हो सकता है। आईटी का बोले तो स्टार्टिंग पैकेज आपको 70 to 80,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो सकता है। बिजनेस कोर्सेज में जैसे बिजनेस एनालिटिक्स है, 50 to 60,000 डॉलर स्टार्टिंग पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ। इजीली स्टूडेंट को जो फ्रेशर्स है उसको मिल सकता है। ओके, तो मान लीजिए कि अगर स्टूडेंट स्टडी करने के लिए जाता है तो बैचलर्स डिग्री कितने साल की होती है, मास्टर्स डिग्री कितने साल की होती है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी वर्क परमिट कितने साल की मिलती है? टॉकिंग अबाउट एजुकेशन स्ट्रक्चर, सेम एज इंडिया। ओके, जैसे 10+2 हो गया, 10+2 होने के बाद इंजीनियरिंग करेगा तो 4 इयर्स का डिग्री होगा उसका। बीएससी करेगा तो 3 इयर्स का डिग्री, कॉमर्स डिग्री 3 इयर्स की है, विद ऑनर्स करेगा तो 4 इयर्स की अगेन हो जाएगी। ये बैचलर्स डिग्री की बात हुई। मास्टर्स डिग्री पूरे सेक्टर में 2 साल का ही मास्टर्स डिग्री है। पीएचडी का भी ऑप्शन होता है। पीएचडी 3 to 4 इयर्स के पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं काफ़ी सारे पीएचडी प्रोग्राम्स, और गवर्नमेंट स्टाइफन भी देती है। ओके, राइट। इसके बाद जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की बात करें, जो उसको बोलते हैं सब क्लास 485, ओके, राइट। वो डिपेंड्स करता है कि स्टूडेंट ने क्या कोर्स किया है। सपोज बैचलर्स कोर्स किया है तो 2 इयर्स तो मिनिमम रिक्वायरमेंट देगा ही। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में अभी नया चेंजेस आया, स्टेम कोर्सेज लेंगे तो 1 ईयर, उस स्टेम कोर्सेज के अंदर स्टूडेंट ने फर्स्ट ग्रेड पास किया हुआ है, ओके, तो उसको 1 ईयर प्लस एक्स्ट्रा कर देंगे। सपोज यू आर स्टडिंग इन द रीजनल एरियाज, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, सिडनी को छोड़ के एनी पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, तो आपको 1 साल का वर्क परमिट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मास्टर्स में कंपलसरी 3 इयर्स की मिनिमम स्टडी वर्क परमिट मिलती है। रीजनल एरिया में कर रहे हो 1 साल ज़्यादा, तो अप टू 4 इयर्स। 4 इयर्स की वर्क परमिट मिल रही है, अप टू 4 इयर्स फॉर। ग्रेट ग्रेट। तो अगर मान के चलते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर का कोई बंदा जा रहा है मास्टर्स करने के लिए और वो भी रीजनल एरिया में जा रहा है, तो 4 साल की उसे वर्क परमिट मिल रही है और 1 लाख का सैलरी मान ले, मतलब 4 लाख वो वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में भी अर्न करके ही, अगर वापस भी आना है तो 4 लाख मतलब अर्न करके आ जाएगा। तो आरओआई तो मतलब बहुत ज्यादा हो गया। टॉकिंग अबाउट आवर केसेस, लाइक हम जब स्टडी करते थे तब तो चलो मिनिमम वेज रेट आई थिंक 18-19, हाँ कुछ 20 के अंदर था, 19 पॉइंट समथिंग था। तो भी हमने एटलीस्ट 50% ऑफ द फीस वाइल स्टडिंग हमने कवर कर ली थी। while doing a part-time job, while doing the part-time jobs, no extra jobs, no cash job, nothing. ओके सर, द रीज़न बीइंग कि ये तब भी पॉसिबल इसीलिए था और आज भी इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज वहाँ के मिनिमम पे रेट्स जो है, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखे हैं, दे आर वेरी आउटस्टैंडिंग। अगर मैं आज की बात करूँ तो द मिनिमम पे रेट इन ऑस्ट्रेलिया इज़ $24.10 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर आवर।
ओके। फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। और आज की डेट में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो मिनिमम पे रेट पे वहाँ पे काम करता हो, सबको उससे ज़्यादा ही मिलता है। वी हैव सेंट न्यूमरस स्टूडेंट्स हु आर करंटली वर्किंग ए जॉब ऑफ $38 पर आवर। तो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स जो है स्टूडेंट की पार्ट टाइम वर्क में वो काफ़ी ज़्यादा है। और अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो इतना कोई एक्सपेंसिव है नहीं सर ऑस्ट्रेलिया। सिटीज़ बड़े बड़े हैं, सिडनी है, मेलबर्न है, ब्रिस्बेन है, बट उनका जो कॉस्ट है कंपेयर्ड टू द इनकम लिविंग कॉस्ट वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो इट मेक्स इट वेरी पॉसिबल कि हम एज ए स्टूडेंट वहाँ पे पार्ट टाइम वर्क करते हुए भी सेविंग्स कर पाएँ। एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड कर सकता है। तो पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड ही मेरा दूसरा सवाल है कि कितने घंटे तक स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, मिनिमम वेज उसका क्या रहेगा, वैसे तो वो आपने बता दिया है। और इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट के कि इतने से ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे, या तो फिर रीजनल एरिया के लिए कुछ अलग रूल्स है, ऐसा कुछ है? सर तो पिछले साल से ही ऑस्ट्रेलिया में पार्ट टाइम वर्किंग राइट्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए 24 आवर्स पर वीक है। ओके। तो फोर्टनाइटली 48 आवर्स वो हो गया। अब जो मिनिमम पे रेट्स है जैसे मैंने बताया कि वो 24.10 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर आवर अभी चल रहा है। एंड हमने देखा है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे साल जाते हैं वैसे वैसे उसमें बढ़ावा हुआ है। बिकॉज जब हम थे तब वो $19 एंड सम चेंज पे था, आज वो बढ़ते हुए $24 तक पहुंच गया है। बात करें सर रिस्ट्रिक्शंस की, तो मैं बताऊंगा कि रिस्ट्रिक्शन से उल्टी चीज़ है सर वहाँ पे। अगर आपका सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे जो बड़ा वेकेशन होता है वो लगभग 3-3.5 महीने का आता है, और जो छोटा ब्रेक जो आता है विंटर का वो 1-1.5 महीने का होता है। तो उल्टा उसमें स्टूडेंट को फुल टाइम वर्क राइट्स है। ओके। तो ये जो बेनिफिट स्टूडेंट को मिलता है तो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ द ईयर। अगर हम मोटा मोटा मान के चले कि 4 महीना वेकेशन होता है तो उन 4 महीनों में स्टूडेंट्स को फुल टाइम वर्किंग राइट्स होते हैं, जिसमें उनकी अर्निंग कैपेसिटी सीधी दुगना हो जाती है। तो सेविंग का स्कोप उनके पास उतना और बढ़ जाता है। तो दिस इज़ समथिंग ग्रेट अबाउट ऑस्ट्रेलिया। और ये एक ऐसी चीज़ है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं पीआर के बारे में, क्योंकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो पीआर कैसे होता है अगर हम पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो? सर जैसे दूसरे कंट्रीज़ में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं सब जगह पे पीआर की अपॉर्चुनिटीज़ रहती है सर, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में इक्विवेलेंट पीआर अपॉर्चुनिटीज़ है, पाथवेज बहुत सारे हैं, और जो स्ट्रीम्स उन्होंने बनाई हुई है तो वो काफ़ी सारी है सर। काफ़ी सारे ऐसे सब क्लासेस है जो आइदर डायरेक्ट पीआर एंट्री है या पाथवे टू पीआर है। जैसे कि 189 हो गया, 190 हो गया, 491 हो गया, 482 हो गया। तो ऐसे कई सारे स्ट्रीम्स सर बनाए हुए हैं जो एक स्टूडेंट को एलिजिबल कर सकते हैं परमानेंट रेसिडेंसी के लिए। दूसरा चीज़ सर ये है कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, तो टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। जितना मेहनत स्टूडेंट करेगा, जितने पॉइंट्स वो इकट्ठा करेगा, उतनी उनकी फाइल स्ट्रॉन्ग होगी और उतना जल्दी उनको पीआर मिल जाएगा। तो आज की डेट में सर मैं ये कह सकता हूँ कि जो जितने स्ट्रीम्स वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी के लिए है वो और कोई कंट्री प्रोवाइड नहीं करता सर। लेकिन पाथवे क्या रहेगा? जैसे कि आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी मुझे वर्क परमिट मिलेगा, तो वर्क परमिट के बारे में हमने बता दिया। तो वर्क परमिट के बाद मुझे पीआर के लिए अप्लाई करना है, टीआर के लिए अप्लाई करना है, वो प्रोसेस पूरा क्या रहेगा? सबसे पहले बात करें तो पहले एजुकेशन वीज़ा पे स्टूडेंट गया, जैसे ही एजुकेशन वीज़ा ख़त्म हो गया उसके रूल्स होते हैं कि आपको 92 वीक्स को स्टडीज़ कंपलसरी करना है, आपको 6.5 आइल्स में बेंच चाहिए, और आपके पास कोर्स कम्प्लीटेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जैसे वो जितना ही ये 3 डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेगा वो 485 वीज़ा जो ये हम बोलते हैं टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा जो स्टडी के बाद मिलना चाहिए, उसी ईयर के ड्यूरेशन में
3 साल या 2 साल या 4 साल जो भी मिला स्टूडेंट को, उसके अंदर उसको पीआर की प्रोसेस करनी होती है। तो पीआर में तो बेसिकली जो सिद्धार्थ सर ने बताया कि पीआर में पॉइंट्स कैलकुलेट करना है, तो एज के पॉइंट हो गए, आपने जो बैचलर्स डिग्री इंडिया से किया उसका आपको पॉइंट्स मिल गया, आपने 2 इयर्स ऑफ एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया उसका पॉइंट्स मिल गया। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को मेहनत करनी है वो आइल्स या फिर पीटी में करनी है, 7 ईच लाता है स्टूडेंट, तो पीआर के लिए 10 पॉइंट डायरेक्टली मिल जाते हैं, और 8 ईच लाता है स्टूडेंट, आइदर पीटी आइदर आइल्स, तो इक्विवेलेंट जो भी है उसको डायरेक्ट 20 पॉइंट्स मिलता है। तो जिस स्टूडेंट 8 ईच तक पहुंच जाता है इजीली पीआर हो सकता है, इजीली पीआर। तो मतलब अभी से अगर स्टूडेंट अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे Yes. अगर ज्यादा वर्कआउट करते हैं तो उनको पीआर मिलने में बड़ी ही आसानी हो सकती है। सिंपली ये जीएसटी करके एक टर्म आता है जब भी हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो ये जीएसटी क्या है? मतलब इंडियन टर्मिनोलॉजी में तो हम टैक्सेशन पे सीधा चले जाते हैं। तो ये जीएसटी क्या है और ये स्टूडेंट के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों? सिंप्लीफाई मैं आपको समझा दूं, कोई हेक्टिक प्रोसेस नहीं है ये, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। Okay. जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट में मेरे हिसाब से जो मैं स्टूडेंट को समझाता हूँ, 4 ही चीज़ आपको करना है। आपको एक करना है कि आपका इंग्लिश सबसे अच्छा होना चाहिए। आप जो भी कोर्स चूज करके जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो आपका प्रीवियस बैकग्राउंड से मैच होना चाहिए। आप ऑस्ट्रेलिया जाके क्या करने वाले हो, क्या स्टडी करने वाले हो, आपका प्रोवाइडर कौन है, वो सब आपको चूज अच्छे से करना है, राइट। और आपके पास फिनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। एकदम आपका फिनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रांग हो गया, काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट्स लगता है फिनेंशियली बैकग्राउंड शो करने के अंदर, मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। तो ये चीज़ मोटा मोटा आप क्लियर कर लो, और आपके इंटेंशन जो है आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स रिटर्न बैक टू इंडिया, बस ये आपका क्लियर हो, बस यही जीएसटी है। जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, आपको जेन्युइनिटी आपकी प्रूव करनी है, ये 4 वे से। That's it. तो चलिए, अभी अच्छी तरीके से पीआर भी हो रहा है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिल रही है, पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी है। लेकिन अक्सर ये होता है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस में चेंज करते रहते हैं। तो अभी ऐसे कौन से मेजर चेंजेस हुए हैं जो स्टूडेंट को पता होने चाहिए? चेंजेस लाइक अभी फॉरमोस्ट अभी जो चेंजेस किया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में, उसने किया डायरेक्टली वीज़ा फीस जो थी $710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से स्पाइक करके $1,600 करिए। ओके। तो ये एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा वो झटका लगा कि भाई इतना सारा इमिग्रेशन फीस देना पड़ रहा है, राइट। ये एक सबसे फॉरमोस्ट चेंज था। लिविंग एक्सपेंस में एक्सपांशन किया। लिविंग एक्सपेंस अभी उस लोगों ने 1 ईयर के लिए 29,710, ये लिविंग एक्सपेंस जो भी ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहा है एज ए स्टूडेंट वीज़ा, उसको ये शो करना। दीज आर द बिग चेंजेस जो अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने लाई है। और एक बड़ा चेंजेस अभी जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट लाई अभी रिसेंटली विद इन ये लास्ट वीक तक, वो यूनिवर्सिटी में कैपिंग डाल दी है कि स्टूडेंट को कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, मोनाश यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, तो उसको पर्टिकुलर सीट्स अलॉट कर दिए कि इससे ज़्यादा आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर नहीं कर सकते। तो एक लिमिटेशंस डाल दिया है, यही मोटा मोटा चेंजेस किया है। बाकी जो भी एजुकेशन के रिलेटेड थे, बाकी जो प्रीवियस जो रूल्स थे वही से। ओके, तो रूल्स में बदलाव हुए हैं, लेकिन पीआर पाथवे से लेके या बाकी सब नहीं, में उसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं, वो एज इट इज है। मतलब जो पहले अपॉर्चुनिटी मिलती थी, सेम अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को आज भी मिल रही है, लेकिन सिर्फ थोड़ा फाइनेंशियल वो चेंजेस हुआ है। तो मान लो कोई स्टूडेंट अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, तो वो फाइनेंशियल कौन सी चीजों के बारे में उसे ख्याल रखना होगा, क्योंकि यही एक कंसर्न आता है ज्यादातर स्टूडेंट्स का। तो उसमें हम क्या गाइड कर सकते हैं स्टूडेंट को कि यार फाइनेंशियल इतना आपका स्ट्रॉन्ग करके आ जाओ, तो फिर आप आपका ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। फाइनेंस में ऐसा है कि जो डॉक्यूमेंट्स पहले से ऑस्ट्रेलिया का ऐसा रहा है कि उनको जो फाइल चाहिए वीज़ा की, वो एकदम पर्टिकुलर चाहिए। परफेक्ट। और जो डॉक्यूमेंट्स की उनकी डिमांड है वो एज सच कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। ये रूमर चलता है मार्केट में कि ऑस्ट्रेलिया जाना है तो डॉक्यूमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा, बट वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो नहीं मांगते जो अपने पास ना हो। पर्टिकुलरली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हमें सबसे पहले जो भी स्टूडेंट के स्पॉन्सर्स हैं, जैसे कि फॉर उनके मैंडेटरी स्पॉन्सर्स हो गए पेरेंट्स, अगर उनके पेरेंट्स ने अपनी इनकम जो है वो एस्टैब्लिश कर दी कि अपने ITR के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न्स अगर वो रेगुलरली फाइल कर रहे हैं और उन्होंने वो सबमिट करके अपनी इनकम का प्रूफ दे दिया, तो एक वो चीज़ लगती है सर। दूसरे ये चीज़ लगती है कि जो आपके इनकम का प्रूफ आपने जो बताया है उसका सोर्स भी आप बताओ कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो उसका कुछ प्रूफ दे दो, अगर आप सैलराइड हो तो आप उसका कुछ प्रूफ दे दो। तो फर्स्ट इज द प्रूफ ऑफ इनकम, देन इट इज द सोर्स ऑफ इनकम।
इतने सर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो बाकी के डॉक्यूमेंट्स तो सर बैंक स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस सर्टिफिकेट हो गया, और आपके पास जो भी रिक्वायरमेंट है, अभी कोई स्टूडेंट जा रहा है तो उसकी जो अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है, अगर वो सेल्फ फाइनेंस करता है, मतलब अगर पेरेंट्स उसको फाइनेंस कर रहे हैं ओन फंड्स पे, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है कि 3 से 6 महीने पुराना फंड दिखाना पड़ता है इन सेविंग अकाउंट और एफडीज, राइट, तो वो एक दिखाना है। तो सर ये सारी चीज़ें तो ऐसी है कि दूसरे कंट्रीज के लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर तो कर ही रहे हैं, सिर्फ उनको शो नहीं करना होता। इसमें सर एक छोटा सा स्टेप ही ऐड किया हुआ है कि उनको आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो चेक करके आपको बताएंगे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो इट इज़ नॉट समथिंग कि जो स्टूडेंट है वो नए से कुछ प्रिपेयर कर रहा है या इस पर्टिकुलर कंट्री के लिए कुछ नया ला रहा है। इट इज़ जस्ट दैट कि वो इकट्ठा करके यूनिवर्सिटी को दे रहा है। तो आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम। और अगर आपके पास ITRs क्लियर है, अगर आपके स्पॉन्सर्स की इनकम अच्छी है, राइट, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती। आप एडिशनल स्पॉन्सर्स भी सर ऐड कर सकते हैं, जैसे पेरेंट्स के साथ अगर आपके कोई फर्स्ट ब्लड रिलेटिव आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो उनकी भी इनकम कंसीडर की जाएगी, उनके भी फंड्स कंसीडर किए जाएंगे। ओके। तो जैसे फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो सामने जो सहूलियत है वो भी वहाँ की गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करके ही रखी है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम रीजनल एरियाज में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो रीजनल एरिया में जाना सही रहेगा या फिर जो बड़ी बड़ी सिटीज है ऑस्ट्रेलिया की वहां पे पढ़ाई करना सही रहेगा? आपके हिसाब से स्टूडेंट को आप क्या एडवाइस देंगे? सर मैं बताऊंगा कि इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ओके। रीजनल एरिया में अगर स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है तो उसके कुछ पर्क्स हैं जो स्टूडेंट को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर उसको रीजनल में उसने पढ़ा है तो उसको एक्सटेंडेड 1 ईयर PSW का, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा का मिलेगा। ओके। कुछ ऐसे माइनर रीजनल एरियाज हैं जिसमें वो एक्सटेंशन 2 साल तक का भी मिलता है, तो टोटल PSW का ड्यूरेशन 5 ईयर्स तक का मास्टर्स के कोर्स में हो सकता है। यस। राइट। PR के टाइम पे आपको बेनिफिट मिलता है, रीजनल स्टडीज़ का आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलता है। ओके। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अगर स्टूडेंट जा रहा है ऑन द अदर हैंड, तो सर बड़े सिटी में रहने का मौका मिलता है। बड़ा सिटी मतलब बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा एक्सपोजर और काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन। दूसरा जो बेनिफिट मिलता है बड़ा सिटीज़ में जाने का, कि नो डाउट कि ऑस्ट्रेलियन सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी है सर, ग्लोबली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो ऑस्ट्रेलिया में है वो टॉप 200 में फॉल करती है, तो वहाँ की क्वालिटी के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं। एब्सोल्युटली। बट जैसे हमने मेलबर्न या सिडनी के बारे में एग्जांपल लिया, तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ है उनका रैंकिंग बड़ा हाई है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी विच इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, तो वो ऑस्ट्रेलिया की रैंक्ड 1 यूनिवर्सिटी है। ग्लोबली इट इज़ रैंक्ड 8th। वैसे ही मोनाश यूनिवर्सिटी है जो टॉप 100 में आती है, वो भी मेलबर्न में है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की बात करें जो सिडनी में है, तो वो टॉप 20 में है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स अगेन इन सिडनी, तो वो भी टॉप 20 में है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया में पढ़ने के। इवन ब्रिस्बेन इज़ द मेट्रोपॉलिटन एरिया, वहाँ पे भी ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, तो वो भी टॉप 100 में फॉल करती है। तो इट इज़ कम्प्लीटली ऑन द स्टूडेंट के, उसको दोनों साइड बेनिफिट है। अब उसके करियर के साथ क्या अलाइन हो रहा है और उसके पर्सनल प्रोफाइल के साथ कौन सा बेनिफिट सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है, तो उसको उस स्ट्रीम में जाना चाहिए। अगर आपका पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटी रीजनल एरिया में है और आपको अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी जॉब फाइंड करने में या सेटलमेंट करने में, तो आई वुड से कि आपको रीजनल एरिया फिर जाना चाहिए, बिकॉज एडिशनल बेनिफिट तो मिल ही रहे हैं। बट अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मेट्रोपॉलिटन सिटी में मिलेगी, तो आई वुड से कि जो वो बेनिफिट मिल रहे हैं उसको निग्लेक्ट करके भी आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया में जाना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली करियर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन
some perks. काफ़ी सारे स्टूडेंट को चाहिए होता है कि मुझे पर्सनल ग्रोथ ज़्यादा करनी है, राइट, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ का, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में प्रीफर करते हैं। अब मान लो कि ये स्टडी परमिट तो मिल जाती है हमें, उसे एक्सटेंड करवा सकते हैं या उसका प्रोसेस क्या रहेगा, कर भी पाएंगे या नहीं? सपोज स्टूडेंट ने कभी 3 साल का कोर्स लिया या 2 साल का कोर्स साल का, लिया, तो स्टूडेंट कहीं बार जाके वहाँ पे नया नया स्टडीज़ होता है, हाँ। तो नया नया पूरा मेथोडोलॉजी चेंज होता है, क्योंकि यहाँ का पूरा बुक बेस्ड होता है, वहाँ पे पूरा असाइनमेंट बेस्ड और प्रैक्टिकल थोड़ा ज़्यादा होता है, राइट। तो स्टूडेंट काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता है। लेट सपोज कि कोई स्टूडेंट फेल हो गया, तो उसके पास 2 या 3 सब्जेक्ट रिपीट करने का जो भी ड्यूरेशन होता है, यूनिवर्सिटी उसको नया कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट लेटर देगी, वापस से स्टूडेंट वीज़ा फीस जो भी होगी वो भर के उसको वापस से जेन्युइनिटी प्रूव करना पड़ेगा, आई एम द जेन्युइन स्टूडेंट, मेरा ये 3-4 सब्जेक्ट रह गया है, फाइल द वीज़ा, उसको वीज़ा मिल जाता है। जो भी स्टूडेंट का रिमेनिंग स्टडी पीरियड होता है उस स्टडी का वापस से उसको एलिजिबल हो जाता है मिलने के लिए वीज़ा उसको। तो सर आपने ये तो बता दिया कि फेल हो जाता है तो क्या होता है, अब मान लो कि वीजा ही रिजेक्ट हो जाता है, राइट, तो दूसरी बार अगर मुझे अप्लाई करना है तो ऐसा कोई प्रोविजन ऑस्ट्रेलिया में है, और है तो उसका प्रोसेस क्या है? सर ये जो क्वेश्चन है ना सर, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ। और मैं सारे एस्पिरेंट्स को ये बताना चाहूँगा सर कि स्टूडेंट वीज़ा अगर एक बार आपका रिजेक्ट होता है तो देयर इज़ नो चांस कि वो दोबारा फाइल होने के बाद वापस अप्रूव हो, बिकॉज जो आउटकम निकल के आता है इट इज़ आफ्टर एनालाइजिंग द एंटायर कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट एंड द स्पॉन्सर्स, राइट। और अगर वो कन्विंस नहीं होते हैं तो वो दोबारा नहीं होंगे। बट ये चीज़ को कंसिडर स्टूडेंट्स को नेगेटिवली नहीं करनी है, इसको उल्टा पॉजिटिवली लेना है कि एक ही बार में हो जाएगा, तो हमें एक ऐसा एजेंट चूज करना है जिसको इसके बारे में पूरा नॉलेज हो, जिसको पता हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ लगेगा, कौन से टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगता है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अगर ये ढंग से हो जाती है तो स्टूडेंट को दोबारा फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वीज़ा लग जाता है सर। तो इट इज़ माई रिकमेंडेशन टू ऑल द एस्पिरेंट्स, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे कोई भी कंट्री हो, आप एजेंट को देखो, एजेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उसका नॉलेज देखो, फिर आप उसको चूज करो, तो आपको कभी भी रिजेक्शंस फेस ही नहीं करने पड़ेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, सर मेरा ऑस्ट्रेलिया रिजेक्ट हो गया, अब मैं क्या करूँ। हम उसकी फ़ाइल असेस करते हैं, पूरा देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, रिजेक्शन लेटर में क्या लिखा हुआ आ रहा है। काफ़ी सारे केसेस में SOP ढंग से नहीं लिखे, ढंग से नर्चर ही नहीं किया उसको कि कैसे क्या इंटेंशन है उसका क्लियरली मेंशन ही नहीं हो रहा SOP में। डॉक्यूमेंटेशन में, फाइनेंशियली डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ कर दिए, तो CV कुछ अलग बोल रहा है, तेरा वर्क एक्सपीरियंस कुछ अलग बोल रहा है, SOP में कुछ अलग ही मेंशन करके दिया है तेरे एजेंट है। तो एजेंट बहुत ही परफेक्टली आपको चूज करना है, दैट इज और बोथ ऑफ आवर रिकमेंडेशन। तो सर अब हम इस बात पे आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप एक सपना लेकर आ रहे हो और एजेंट ने अगर छोटी सी गलती कर दी, जैसे कि आपने कहा SOP सही तरीके से नहीं लिखा या डॉक्यूमेंट सही तरीके से नहीं रखे, फाइल अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं की गई है, तो वो पूरा सपना एक बार अगर मतलब टूट जाता है तो उससे मतलब दोबारा से वापस से शुरू करने का कोई रास्ता नहीं है। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको एक सही कंसल्टेंट चुनना चाहिए, सही गाइडर मिला, सही गाइड आपको मिलना चाहिए। तो वो हम किस तरीके से तय कर पाए, मतलब वो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इस कंसल्टेंसी में जाना चाहिए या यहाँ पे नहीं जाना चाहिए? बहुत ही सिंपल रास्ता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जैसे कोई भी कंट्री ले लो, आपको कनाडा में पढ़ना है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है, तो उसका सर्टिफाइड काउंसलर होता है। ओके। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि यहाँ पे चलो अपनी गवर्नमेंट का इतना वो कुछ फोकस नहीं है इंडस्ट्री में, चलो ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि वो गवर्नमेंट, कोई भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरे पास आ रहा है, कोई एजेंट के पास जा रहा है, तो एजेंट को सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। स्टूडेंट तब भी स्टूडेंट को जाके वो कुछ ना कुछ गाइडेंस दे सकता है, उसके अलावा दे ही नहीं सकता। उसका मेन सर्टिफिकेट होता है पायर सर्टिफिकेट। ओके। तो वी बोथ आर पायर सर्टिफाइड एजुकेशन कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलिया के, राइट? यस। उसके लिए बहुत ही पढ़ाई करनी पड़ती है, एग्जाम देनी पड़ती है, एक ही अटेम्प्ट मिलता है, बहुत पैसा खर्च होता है उसके लिए। अच्छा, उसमें भी एक ही अटेम्प्ट मिलता है? उसमें 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, लेकिन आपने एक ही अटेम्प्ट में हम दोनों ने पास कर लिया, राइट?
पैसा भी इतना खर्च करना पड़ता है, कोई फ्री का एग्जाम नहीं है ये, क्योंकि और ये एग्जाम इंडिया में देना पड़ता है या ऑस्ट्रेलिया से? नहीं, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है पूरा, लेकिन ये पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन, ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री से लेके ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन पैटर्न से लेके आपको पूरा ऑस्ट्रेलिया पूरा उसमें सिखाया जाएगा। और उसमें क्या होता है कि आपको 80% मार्क्स से पास होना पड़ता है। ओके, मिनिमम 80% मार्क्स से पास नहीं हुए तो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल। राइट, तो ये चीज क्या है कि एजेंट को गो थ्रू करना पड़ता है, तब भी स्टूडेंट को अच्छी तरह से ईच एंड एवरी सेक्टर में स्टूडेंट को गाइड कर पाए। तो ये चीज़ हमने किया हुआ है। तो स्टूडेंट को कोई भी एजेंट देख रहे हो, पूछिए आप पायर सर्टिफाइड हो आप, या फिर आपके कोई काउंसलर पायर सर्टिफाइड है जिससे मुझे काउंसलिंग अच्छी से मिल पाए। राइट, कि जो मेरी प्रोसेस हैंडल करने वाला है, जो मेरे वीज़ाज लगाने वाला है, वो पायर सर्टिफाइड है क्या, तभी उसको पूरा नॉलेज होगा कि ओके ये अच्छे से काम कर रहा है और घर पे जाके आराम से सोना है, उसका प्रोसेस इन द सेफ एंड हो जाएगा। यस, अक्सर मुझे ये पूछा जाता है कि मतलब कानन में 600 प्लस एम्प्लॉइज है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि यार इतने ज्यादा एम्प्लॉइज की क्यों जरूरत है, क्योंकि बाकी सब कंसल्टेंसी में जाते हैं वहां पे तो 10 12 15 एम्प्लॉइज से भी काम चल जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए भी कि हम व्हाई वी हैव अ 600 प्लस एम्प्लॉइज एट kanan.co। देखिए, एक छोटी सी बात है कि एक सही तरीके से एसओपी नहीं लिखा गया, सही तरीके से आपकी फाइलिंग नहीं की गई और आपका पूरा सपना टूट सकता है ऑस्ट्रेलिया जाने का या किसी और कंट्री में भी जाने का, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द इंटरनेशनल लॉ। एंड व्हेन वी आर डीलिंग विद द इंटरनेशनल लॉ, तो वहां पे एक एक्सपर्ट टीम का होना, सर्टिफाइड लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड वी हैव अ सेपरेट टीम फॉर सेपरेट टास्क। ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट अलग है, ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट में भी फाइलिंग करने वाली टीम अलग है, काउंसलिंग टीम अलग रहती है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर आपको kanan.co में मिल जाता है, क्योंकि दो चीज़ों से हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। द फर्स्ट इज ड्रीम ऑफ द स्टूडेंट एंड सेकेंड इज अ लाइफ टाइम सेविंग ऑफ द पेरेंट्स। ये दो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है और इसके लिए हम इन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो एट एनी पर्टिकुलर टाइम आपको किसी भी प्रकार की एडवाइस की ज़रूरत रहती है तो आप kanan.co में कभी भी बेझिझक आ सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पे आप कभी भी हमारा संपर्क कर सकते हैं और कमेंट में आपके जो भी सवाल है, ज़्यादातर सवाल हमने इस पॉडकास्ट में कवर कर लिए हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। और इसके साथ साथ अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ जो कि आपको स्टडी वर्क सेटलमेंट में हेल्प करते हैं, आपको स्कॉलरशिप में हेल्प करते हैं, आपको नए नए वीज़ा रूल्स के बारे में बताते हैं, ये सारी खबरें आपको एक ही जगह पे यहाँ पे मिल जाएगी। तो जो भी आपका दोस्त ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना चाहते हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक पॉडकास्ट है जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ को कवर किया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई चीज़ है, मतलब 3 चीज़ें अगर आप कहना चाहते हो जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया स्टडी करना चाहता है तो वो 3 चीज़ें क्या रहेगी? सबसे पहले सेफ एनवायरनमेंट। यस, सबसे पहले पेरेंट्स आते हैं, अभी भी यही पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया सेफ है क्या? ओके, 101% सेफ है। आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, आप ऑनलाइन देख लो, कहीं पे भी न्यूसेंस वाला है, कुछ भी इंसिडेंट ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर इंटरनेशनल ट्रैवलर के साथ नहीं होता है। यस, तो सेफ है। वेदर एकदम परफेक्ट है, हाँ, एकदम परफेक्ट। जैसे इंडिया में 4-3 मानसून सीजन, ये विंटर, ये समर, जैसे में से मानसून से कोई हार्श वेदर इफेक्ट स्टूडेंट के ऊपर नहीं होता है। और एजुकेशन क्वालिटी, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है ऑस्ट्रेलिया। एब्सोल्युटली। वीज़ा में भी आप देख लो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, पूरा ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट आपका पूरा असेस करते हैं, तब भी आपको वीज़ा देते हैं। दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग स्टूडेंट टू सिलेक्ट राइट एजेंट, राइट गाइड। बात करते हैं सर, जो 3 चीज़ों की अगर आपको एज ए स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाना है तो क्या दिमाग में रखना है, तो सर पहला तो है कि अ पॉजिटिव एटीट्यूड, बिकॉज आप जो सिलेक्ट कर रहे हो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, उसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज जो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की है वो एक्चुअली में वहाँ पे है, एग्जिस्ट करती है, मिलती है स्टूडेंट्स को, तो बहुत सारे पर्क्स हैं। दूसरा कि कोई भी ऐसी हम कह सकते हैं कि अनऑथोराइज्ड सोर्सेज जो है या रूमर्स जो है
उन पे स्टूडेंट्स विश्वास ना करें। आजकल बड़े वीडियोस घूमते हैं सर सोशल मीडिया वगैरह पे, तो विच आर नॉट क्रेडिबल और विच हैव नॉट बीन ऑथेंटिकेटेड बाय एनीबडी, कि इस चीज़ का उस चीज़ का सबका क्राइसिस है। बट जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ अलग ही निकलती है, और वो आपको तभी रियलाइज़ होगा जब आप वहाँ पे जाके खुद देखोगे। बिकॉज अगर इतना सारा क्राउड एक कंट्री के ऊपर या कुछ एक कंट्रीज़ के ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है तो उसका कुछ रीज़न तो होगा। एब्सोल्युटली। बिकॉज एक साल बाद अगर आप कॉल करके किसी को पूछोगे तो कोई जॉबलेस तो बैठा नहीं है सर, सब काम तो कर ही रहे हैं सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और तीसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा, जो सर ने ऑब्वियसली बोली है, मेरे रिपीटेशन में आ जाएगी, बट एजेंट आप अच्छे से चुने, आप उनको टेस्ट कीजिए, उनके नॉलेज को टेस्ट कीजिए, राइट। आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको एजेंट से मिल रही है, कोई भी एजेंट हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको क्रॉस रेफरेंस किसी के साथ कंपेयर कीजिए, ऑथेंटिक वेबसाइट से कंपेयर कीजिए, और फिर अगर आपको लगे कि मेरे एजेंट ने मेरे को सही गाइडेंस दिया है तभी आप उसको सिलेक्ट करें, वरना स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। एट द एंड kanan.co इज ऑलवेज हियर। एब्सोल्युटली। तो हम तो आपके अल्टीमेट ऑप्शंस, है। लाइक हम इनके अल्टीमेट ऑप्शंस तो हमेशा बन के ही रहेंगे सर। सो kanan.co पे आप कभी भी आ सकते हैं। एक और पॉडकास्ट हम करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप कौन सी रहती है, लेकिन फिर भी छोटी सी 1 मिनट में अगर हमें बताना है कि स्कॉलरशिप के ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे तो वो हम बता देते हैं दर्शकों को। स्टूडेंट जब भी एप्लीकेशंस करता है उसके परसेंटेज अच्छे 65 एंड अबव है, सपोज क्लास 12th में जो भी बैचलर्स के लिए जा रहा है, तो 100% 15% टू लेके उसको जितने भी परसेंटेज अच्छे हो गए अप टू 30% 35% तक भी हमने स्कॉलरशिप देखी है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देते हैं ये चीज़। देते ही yes। मास्टर्स में भी 6.5 CGPA के प्लस स्टूडेंट जा रहे हैं, तो 100% 15 to लेके 35% तक की स्कॉलरशिप मिलती है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है, परसेंटेज में ना देके 10,000 का अपफ्रंट स्कॉलरशिप देते हैं पर ईयर का, तो विच इज़ मच बेनिफिशियरी फॉर द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। और स्टूडेंट्स को अगर बेनिफिट करवाना है फिनेंशियली तो उनको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने करंट एजुकेशन में स्कोर अच्छे से लाए, ऑस्ट्रेलिया की प्रिपरेशन करे और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के से स्कॉलरशिप पाए। तो दैट मेरिट इज़ द ओनली क्राइटेरिया फॉर स्कॉलरशिप, और जितना अच्छा आप अभी परफॉर्म करोगे उसका बेनिफिट, उतना ही बेनिफिट आपको आगे जाके मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम विथ अस। और उसी तरीके से दर्शकों, आपके भी अगर कोई सवाल है तो स्कॉलरशिप के बारे में हम इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते थे कि हम और डिस्कशन करें पीएचडी के बारे में भी, क्योंकि पीएचडी के लिए अगर आप जा रहे हो तो उसकी कोई फीस नहीं होती है और ऊपर से गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड देते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में और एक नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम, and all the student and parents, all the very best for your bright and enlightened future. Thank you very much.